तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारे दोस्त और हमारे कलीग मनन भट्ट जी हमारे साथ में हैं और इन्होंने नेवी में हमारे साथ सर्विस की हुई है। इनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा हुआ है, इनसे हमें काफ़ी कुछ नॉलेज मिला हुआ है। आज इनसे हमारी मुलाकात हो गई एक्सीडेंटली और इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत और कुछ बताना चाहूँगा। ये राजकोट में रहते हैं और ये रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे भी काम करते हैं और साथ साथ में इन्होंने डिफेंस रिलेटेड काफ़ी कुछ रिसर्च किया है और बुक्स भी लिखी हुई है, जैसे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक और बाकी वगैरह। तो मनन सर, ये मुझे बताइए, आज जो ये इजराइल और ईरान वॉर जो चल रहा है उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दोस्तों को। पीयूष जी, थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष जी से सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारा रिश्ता काफ़ी पुराना है, समझ लीजिए 25 साल से ऊपर ही हो गए और सीखना तो उनसे भी काफ़ी है उन्हें। इसी बारे में ये कहूँगा कि पीयूष जी भी नौसेना में उन्होंने 15 साल सर्विस करी और उन्हीं के अनुभव को भी हमें जानना चाहिए। उनके बारे में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अननोन है, अनटोल्ड है। खुद एक वेल क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट भी है और उनका हमें लाभ मिलता रहता है। अब बात करते हैं ईरान और इजराइल युद्ध की। तो एक भारतीय, हम इंडिया में रहते हैं, इंटरनेशनली क्या हो रहा है न्यूज़ में काफ़ी सारे डिस्कशंस हो रहे हैं, बट अगर इजराइल ईरान युद्ध को अगर हम एक एज एन इंडियन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की बात करें तो कई चीज़ें हैं जिसमें हमारा स्टेक बहुत हाई है। कभी कभी हम ये सोचते, कई जगह युद्ध होता है, नागोर्नो काराबाख वगैरह में युद्ध हुए, इजराइल और गाज़ा पट्टी पे भी युद्ध हुए, रशिया यूक्रेन में भी युद्ध हुए। उसमें से गाज़ा वाला और ये रशिया यूक्रेन तो अभी चल ही रहा है। तो उनकी कंपैरिजन में, इन संघर्षों के कंपैरिजन में अभी जो चल रहा है, जिसके सीज फायर की अनाउंसमेंट के तुरंत बाद दूसरा एक न्यूज़ आया कि ईरान ने यूएस के कुवैत के एयरबेस को टारगेट करते हुए मिसाइलें छोड़ी है, बैलिस्टिक मिसाइलें। तो युद्ध में सबसे पहली कैजुअलिटी जो होती है ना, वो ट्रूथ होता है, सत्य। हमारे पास कई बार जो सच्ची चीज़ें हैं वो आती नहीं है और कुछ समय बाद जब युद्ध का जो धुंध है, जो धुआं है, वो छटता है, इसे फॉग ऑफ वॉर कहा जाता है, उसके बाद ही एक्चुअल युद्ध में क्या हो रहा है, किसने किसको कितनी मिसाइलें मारी, कितना इफेक्ट हुआ, कितने लोगों को क्या दिक्कतें आई, कितने लोग हताहत हुए। और दोनों देशों ने अपना जो लक्ष्य रखा था युद्ध के समय, इजराइल ने पहले हमला किया, तो उसका कुछ लक्ष्य रहा होगा, कुछ स्ट्रेटेजिक एम जिसको कहते हैं। जब हम वॉर पे जाते हैं, किसी संघर्ष पे जाते हैं, जब कोई मिलिट्री संघर्ष होता है तो उसके पीछे हमेशा कुछ एम होता है, कोई लक्ष्य होता है। जैसे भारत ने हमें याद है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, इसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी और तीसरा अभी रिसेंट जिसे कहते हैं सर ऑपरेशन सिंदूर। तो उसमें भी भारत का आपको याद ही है कि हमारा लक्ष्य रहा आतंकवाद का खात्मा, आतंकियों का खात्मा। तो इजराइल का क्या लक्ष्य था? डिक्लेयर्ड लक्ष्य तो बहुत सारे थे उनके, कि ईरान को वो चाहते नहीं कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करे। उसके बाद इजराइल के हमले, इजराइल ने टारगेटेड अटैक्स किए, उनके कई जनरल्स मारे, कई अलग अलग जगह अटैक किए। फिर यूएस को कहा कि भाई आप भी आइए, क्योंकि हमारे पास पर्वतों को तोड़ सके उस लेवल के बम नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बीच में ईरान और इजराइल में जब सामने एक दूसरे को जब बैलिस्टिक मिसाइलें मार रहे थे, जब ईरान के ऊपर इजराइल अपने हवाई जहाज उड़ा के जब एयर अटैक्स कर रहा था, ड्रोन से अटैक हो रहे थे, उस दौरान एक बहुत चिंताजनक एक समाचार आया। कल की ही बात है, मैं कहूँगा कि होर्मुज की खाड़ी को बंद करने के लिए ईरान ने अपने संसद में रिजोल्यूशन पास किया है। अब भारत जो है क्रूड के लिए, क्योंकि पूरा देश जो है चलता है ऊर्जा के सहारे, हम यहाँ पे मनन सर एक चीज मैं पूछना चाहूँगा। मैंने सुना हुआ है कि इंडिया के ईरान और इजराइल से बहुत अच्छे रिलेशंस है। इस वॉर से इंडिया और ईरान के जो बीच रिलेशंस है और इंडिया और इजराइल के बीच जो रिलेशन है, उसमें क्या अंतर आएगा, क्या तकलीफ होगी इंडिया को इससे? देखिए, भारत और इजराइल के बीच में जो संबंध है वो संबंध काफ़ी पुराने हैं।
वेल डॉक्यूमेंटेड है। इजराइल ने हमेशा युद्ध के समय भारत की मदद की है, ओपनली भारत को सपोर्ट किया है। इजराइल के ईरान के हमले को जस्टिफाई मैं नहीं करता हूँ, ना ही उनके गाज़ा में किए हुए हमले को। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि ईरान बहुत अच्छा देश है, मैं नहीं ये भी नहीं कहता कि गाज़ा में रह रहे लोग जो पैलेस्टाइनियंस थे वो अच्छे लोग हैं। मैं भारत की जो पॉलिसी है उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे आपने पूछा कि ईरान और इजराइल दोनों, ईरान भी भारत का दोस्त है, इजराइल भी भारत का दोस्त है। वैसे भी गाज़ा में जो पैलेस्टाइन था वो भी भारत का दोस्त था। तो मैं किसी चश्मे से, कोई राइट या लेफ्ट विंग चश्मे से नहीं, किंतु भारत की जो इंटरनेशनल पॉलिसी रही है उस चश्मे से अगर इस युद्ध को देखूं तो ये बात तो तय है कि भारत ने, खास करके भारत के प्रधानमंत्री ने, हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसी और खास करके हमारे जो फॉरेन रिलेशंस रहे हैं इन दोनों मुल्कों के साथ में, उसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत बैलेंस वे में कहा है कि हॉस्टिलिटीज सीज होनी चाहिए और ये हमले बंद होने चाहिए। ओके। अब इसमें ना हम इजराइल के पक्ष में हैं ना हम ईरान के पक्ष में हैं। भारत ने ओपनली किसी को सपोर्ट नहीं किया है। अच्छा। हाँ, यूनाइटेड नेशंस में जब वोटिंग हुआ तो इंडिया एब्सटेंड। इसका मतलब कि हमारा टैसिक सपोर्ट जिसे कहते हैं, एक थोड़ा सा ऐसे जैसे क्रिकेट में जिसे सॉफ्ट सिग्नल कहा जाता है, वो इजराइल के प्रति ज्यादा है। उसका कारण हमारी दोस्ती की गहराई ज्यादा है। ईरान से हमारी कई सालों पुरानी दोस्ती रही है। इवन ईरान का जो पोर्ट है चाबहार पोर्ट जिसको बोल रहा है, वो भी भारत और ईरान मिलके वहां पे कुछ कर रहे हैं। देखिए, चाबहार पोर्ट को भारत को देने की और भारत उसको अपना उपयोग करे, गल्फ के लिए एक्सेस हमें मिले वहां से, और हमें रोड कनेक्टिविटी मिले, उस तरह की कोशिश हुई थी। अच्छा। किंतु क्योंकि ईरान चीन के प्रति काफी झुका, इस वजह से, ताकि वो चीन के साथ न जाए और इंडिया को एक स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज मिले। हाँ, बट चीन के तरफ ईरान का झुकाव बढ़ गया और पाकिस्तान का भी काफी पैठ वहां रही है। यस। तो उस वजह से हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे कमांडर कुलभूषण जाधव को भी ईरान के चाबहार पोर्ट के आसपास से ही किडनैप करके पाकिस्तान में ले जाया गया। तो वहाँ पे पाकिस्तानी ISI की भी बहुत पैठ है। ईरान को एक स्टेबल मुल्क आप नहीं कह सकते। जब हम देख रहे हैं कि इजराइल के जासूस, इवन उन्होंने ड्रोन्स हमले जो किए वो एक ट्रक में सजा के वो ड्रोन्स को वहाँ ले गए थे विद इनसाइड ईरान। इसका अर्थ कि उनकी सिक्योरिटी सिस्टम की जो रोबस्टनेस है वो इट इज बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये तो सेम पैटर्न हुआ जो यूक्रेन ने रशिया पे किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। यूक्रेन और रशिया में एथनिसिटी भी सेम है। लोग दिखते भी सेम है। करेक्ट। तो जैसे भारत और पाकिस्तान में पता नहीं चलता अगला आदमी आतंकी है या नहीं, आप जब कश्मीर जाते हो तो वो पॉसिबल था। बट ईरान और इजराइल में एथनिसिटी सेम नहीं है, फिर भी इतना बड़ा हमला हुआ। दूसरा, ईरान के जो मानवाधिकार के जो हिस्ट्री है वो ज़्यादा ठीक नहीं रही है, क्योंकि एक इस्लामिक देश है। हाँ। तो उस वजह से भी थोड़ा दिक्कत है। तो अब देखिए भारत इसमें किस तरह बैलेंस करता है। एक बात और पूछना चाहूंगा मैं कि ये जो वॉर है, वॉर का जो एंडिंग होगा उससे क्या लोगों में अभी भी ये कंफ्यूजन है कि ये वर्ल्ड वॉर हो सकता है या सीज फायर हो जाएगा? आपको क्या लगता है इसका क्या एंडिंग हो सकता है आपके हिसाब से? वर्ल्ड वॉर तो होता नहीं है इतनी जल्दी। इंडिया में हमारे न्यूज़ चैनल्स बहुत जल्दी वॉर मॉन्गरिंग करने लगते हैं। और हर युद्ध के बाद ये कहा जाता है, हर संघर्ष के बाद, कि आज वर्ल्ड वॉर हो जाएगा क्या, कल वर्ल्ड वॉर हो जाएगा क्या। तो ऐसे वर्ल्ड वॉर नहीं होते हैं। देखिए, तो आजकल के जो संघर्ष हो रहे हैं उसमें आप एक जो चीज़ नोटिस करेंगे, खासकर इजराइल और ईरान संघर्ष में, कि ये इसमें दोनों देशों के बीच में दोनों कहीं बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। करेक्ट। तो सेनाएं गई नहीं है। जो हो रहा है हवा में हो रहा है, हवाई हमले हो रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच में तो कम से कम 2 देश आते हैं, सीरिया और जॉर्डन। अगर हवा से भी जाना पड़े तो सीरिया और इराक होके ईरान के इजराइल के जो हवाई जहाज है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो हमला करने के लिए जा रहे हैं। और जिसका विरोध इराक ने ऑलरेडी किया है कि भाई हम अपने इराक में सिविलियंस विरोध कर रहे हैं कि हम अपने जो एयर स्पेस का उपयोग ईरान के विरुद्ध क्यों होने दें। करेक्ट। तो
अभी जो संघर्ष हम देख रहे हैं हाँ। उसमें डायरेक्ट मैन ऑन ग्राउंड नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहा, और वो हवाई होगा भी नहीं, चांसेस कम है। वो हो नहीं, कभी होगा नहीं वो, इस युद्ध में तो नहीं होगा। तो मैं नहीं मानता कि कोई ये वॉर मॉन्गरिंग में चीज़ों को मानना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ये कोई तो ये युद्ध जो है कहाँ जाके रुक सकता है आपके हिसाब से? मैंने जहाँ युद्ध कहाँ जाके रुकेगा उसके बारे में कहने से पहले मैं ये कहूँगा कि भारत का इसमें क्या स्टेक है। हाँ। हम जहाँ थे हॉर्मुज की खाड़ी में, हॉर्मुज की खाड़ी हम जानते हैं गल्फ कंट्रीज़, मतलब यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब देशों को गल्फ कंट्रीज़ कहा गया है। तो गल्फ क्या है? एक समंदर का ऐसा हिस्सा जो कि एक अंदर, आप जब नक्शा देखेंगे ना ओके। तो वो ईरान से होके एक गल्फ अंदर जाता है, और वहाँ के जो देश है उनको गल्फ कंट्रीज, खाड़ी देश कहा गया है। तो वो जो खाड़ी है उसका जो एंट्रेंस है, वो जो गल्फ है, उसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वो एक पोटेंशियल चौक पॉइंट है जिसकी चौड़ाई जो है वो 34 किलोमीटर है। जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ, अगर संघर्ष विराम नहीं हुआ, अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई, तो ईरान ने कहा है कि वो वहाँ पे माइंस लगा देगा, अंडर वाटर माइंस, ताकि वहाँ से और विश्व का समझिए क्रूड का जो ट्रैफिक है वो 90% उस गल्फ से ही गुजरता है। वो सबसे ज़्यादा विश्व में अगर कोई वाटरवे ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा क्राउडेड है, जो जहाँ सबसे ज़्यादा जहाज जहाँ से गुजरते हैं, वो है ये गल्फ ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ, और एंटायर गल्फ समझ लीजिए, फॉर दैट मैटर स्टेट ऑफ हॉर्मुज और वो एंटायर गल्फ। तो अगर वहाँ पे अगर ईरान माइंस लगाता है तो अभी आप सोचिए कि 20% क्रूड का भाव बढ़ चुका है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ चुके हैं, पूरा देश एनर्जी, हम एक एनर्जी डेफिशिएंट नेशन है, हम अपने ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हर जो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एंटायरली हम इस फ्यूल पे डिपेंडेंट है, जिसे कहा जाता है पेट्रोल, डीजल, इन सब चीज़ों पे हम डिपेंडेंट है। हमारे घर में जो गैस आता है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो इंडिया में ये सब चीज़ें कम बनती है, ये सब आता है मोस्टली गल्फ कंट्रीज में, और गल्फ ऑफ हॉर्मुज से भारत का 40% ऑयल जो हम आयात करते हैं वो वहाँ से आता है। तो सर अगर वहाँ ब्लॉकेड लगा, और ऑलरेडी फ्यूल के भाव इस संघर्ष के शुरू होने के आज मेरे ख्याल से 10-11 दिन हुए हैं, और अब तक फ्यूल के जो दाम है वो 20% बढ़ चुके हैं, तो भारत इसको कब तक कंट्रोल कर पाएगा? ऑल्दो हमारे ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि इंडिया ने अपना डिपेंडेंसी जो है वो गल्फ पे अभी कम कर दिया है, और हम और भी हमारे पास सोर्सेज काफ़ी हैं, बट ये चीज़ें दिक्कत तो करेंगी। तो हमारा स्टेक इसमें काफ़ी बड़ा है, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने इसमें इंटरवेंशन किया है, उन्होंने बात करी है ईरान के प्रेसिडेंट से भी, और आशा रखता हूं कि भारत का भी जो इस क्षेत्र में जो शांति की ज़रूरत है गल्फ क्षेत्र में, उसमें भारत का भी कोई रोल हो, ताकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारी साख बढ़े कि नहीं, इतने बड़े युद्ध में भी, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट नेतन्याहू से भी उनके अच्छे रिलेशंस रहे हैं, वो ईरान से भी भारत के रिलेशंस हमेशा अच्छे रहे हैं। तो मैं आशा रखता हूं कि इसमें हम कुछ अपना रोल भी निभाएं, ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरह नहीं कि केवल ट्वीट होते रहे कि शांति की स्थापना हो गई है, जबकि उसके ट्वीट के तुरंत बाद ही बैलिस्टिक मिसाइलें कुवैत की ओर दागी गई ईरान की ओर से। तो इस प्रदेश में, इस एरिया में शांति स्थापना की जहाँ तक बात है, युद्ध विराम की, संघर्ष विराम की जहाँ तक बात है, तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ ईरान तो ऑलरेडी सिग्नल दे रहा है। आज कल रात का जो हमला ईरान ने कुवैत पे किया, जबकि ईरान और कुवैत गल्फ कंट्रीज में अगर ईरान की सबसे ज़्यादा दोस्ती अगर कहीं है तो कुवैत के ऊपर है, फिर भी उसने मजबूरी में कुवैत के ऊपर हमला किया, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, और ये करने, क्योंकि कुवैत में एक यूएस का परमानेंट एयरबेस है, उसके ऊपर उसने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। तो ये करने से पहले ईरान की गवर्नमेंट ने कुवैत को इन्फॉर्म किया कि हम इस निशाने पे बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहे हैं, मतलब कह के, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप्स है, एक इंटर कंट्री अच्छे रिलेशन है उनके। हम जानते हैं कि ईरान एक शिया कंट्री है और बाकी गल्फ कंट्रीज जो है वो सुन्नी कंट्रीज है, तो उनकी प्राइमरीली तो बनती नहीं है। बट इसका अर्थ ये हुआ कि जब वो चाहते हैं कि अपना फेस सेव हो, इजराइल और खास करके यूएस ने और इजराइल ने मिलके जो कल वाले जो हमले किए थे, जिसमें कि परसों रात को जो हमले किए
रात को 1:30-2 बजे जो हमले हुए, जिसमें कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर यूएस ने B-2 बॉम्बर्स भेज के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब जिसे कहा जाता है उसको गिराया और वो न्यूक्लियर फैसिलिटी को ध्वस्त किया। ऐसे 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे यूएस ने अपने बॉम्बर्स यूएसए से भेजे और हमले किए। उसके बाद इजराइल ने भी उसी दिन बहुत सारे हमले उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, पावर फैसिलिटीज़ पे किए। तो ईरान हैड टू डू समथिंग। ईरान को अपने लोगों के सामने फेस सेव करने के लिए रिटेलिएट करना ज़रूरी था। तो उन्होंने दिखावे के लिए कुछ मिसाइलें दागी, ताकि मतलब मुझे ये लग रहा है आज के जो सुबह के साइंस हैं उससे कि ईरान वांट्स एन एग्जिट। इस संघर्ष में से ईरान निकलना चाहता है। यकीनन। दूसरी तरफ इजराइल भी, गुजराती में एक कहावत है, सांपे छछूंदर गड़ो। इजराइल या फॉर दैट मैटर मैं कहूँगा अमेरिका भी, उनकी देखिए ईरान बहुत बड़ा कंट्री है। इजराइल आप समझ लीजिए एक छोटा सा एक शहर ही समझ लीजिए। अब वो इतने बड़े कंट्री से युद्ध क्या मोड़ ले सकता है? क्या वो कह रहे हैं कि हमें रिजीम चेंज चाहिए? उन्होंने सबसे पहले इजराइल और यूएसए, नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप, इन दोनों ने ये कहा था कि हमें रेजिम चेंज चाहिए। तो क्या आप इतने बड़े देश में लोगों की विल एंड विश के बिना रेजिम चेंज कर सकते हो? क्या आप ईरान को अफगानिस्तान बनाना चाहते हो? क्या आप ईरान को इराक बनाना चाहते हो? WMDs के नाम पे कभी तालिबान को आतंकी कह के, जिस तालिबान को आतंकी कह के यूएसए ने इतने सालों संघर्ष चलाया, उसे बनाया तो यूएसए नहीं था, करेक्ट, सोवियत के विरुद्ध लड़ने के लिए। तब उन्होंने मुजाहिदीन कहा था। उसके बाद उन्हीं को सत्ता सौंप के निकल गए। मतलब यूएसए के लिए कभी तालिबान गुड तालिबान है, कभी बैड तालिबान है। इराक में कहा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, WMDs है, करके वहाँ हमला किया, पूरे देश को तहस नहस कर दिया, और सद्दाम हुसैन को उन्होंने पकड़ा और मार दिया। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी WMDs के आज तक इराक में से मिले नहीं है। तो ये लोग इतने ज़्यादा फ्रॉड हैं, इतना झूठ बोलते हैं अपनी सत्ता की लालसा को, तेल के कुओं की लालसा को, क्योंकि एनर्जी पे उनको कंट्रोल चाहिए जो कि उनके पास है नहीं। तो इनकी बातों को सच मानना इंडिया के लिए भी घातक है। अच्छा। और मुझे नहीं लगता कि ईरान में वो लोग इन सत्ता चेंज करने का जो उनका एम है वो अचीव कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें मार रहा है, हाँ, इजराइल ने आज तक इतनी तबाही नहीं देखी होगी जितनी तबाही ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के बाद हुई है। तो उनको भी एक लेसन मिला है कि सामने वाला जो दुश्मन है वो कमज़ोर नहीं है। मैं ईरान अच्छा है या बुरा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये संघर्ष बुरा है। और इजराइल और अमेरिका कोई अधिकार नहीं है जब मन करे कभी गाजा पे हमला कर दो और कभी ईरान पे हमला कर दो, और उनको कभी भी जो आपको लोग पसंद नहीं आ रहे उन्हें आतंकी कहो। मैं ये बात खत्म करते हुए कि संघर्ष, मैं आशा रखता हूँ कि आज क्योंकि जो साइंस हमें मिल रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि आज संघर्ष विराम होगा और आज रात के बाद मेरे ख्याल से हमले नहीं होंगे। ईरान ने भी कहा था कि इजराइल अगर हमले बंद करता है तो हम अगले हमले नहीं करेंगे। तो ये देयर आर ऑल साइंस कि आज रात से ये संघर्ष विराम होगा अगर इजराइल, क्योंकि देखिए ये शुरुआत भी इजराइल ने ही की थी। अच्छा, लेकिन देखा जाए तो इजराइल का ये क्लेम है कि जब इजराइल पे अटैक हुआ था गाजा से, वो कहीं ना कहीं ईरान प्रॉक्सी समर्थकों ने किया था। तो कहीं ना कहीं तो इजराइल का हाथ बिल्कुल देखिए, हुदीज है वो इजराइल के प्रॉक्सीज है, हमास को भी ईरान के प्रॉक्सीज है, हमास को भी कहीं ना कहीं ईरान का सपोर्ट था प्रॉक्सीज की। और मैं भी ईरान बिल्कुल मैं प्रॉक्सीज और उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इस संघर्ष की, हाँ, और क्योंकि एज एन इंडियन मैं इस संघर्ष को एवेल्यूएट करना चाहता हूं, तो मैं ये कहूंगा कि जब ईरान के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का 100% एनरिचमेंट हुआ भी नहीं है, ओके, तो इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब जिसकी बात ईरान कर रहा है वो अभी तक तो बना नहीं है। हाँ। प्रेसिडेंट ट्रंप की सहयोगी तुलसी गैबार्ड, उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं है। ओके। अब बात करते हैं एक और इस्लामिक कंट्री की जिसके पास न्यूक्लियर बम है और जिसे हम सब जानते हैं, हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान, जिनके साथ हमारे बॉलीवुड के नायक लोग पिक्चरें बना रहे हैं। तो उस पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, उसे ये न्यूक्लियर बम बनाने की तकनीक की जो शुरुआत, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मैं न्यूक्लियर बम नहीं कहूँगा, आणविक तकनीक की शुरुआत अमेरिका का जो पीस फॉर एटम्स प्रोग्राम था, अच्छा, 1970 के दशक में प्रेसिडेंट निक्सन थे उस टाइम, उसी प्रोग्राम के तहत उन्हें आणविक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की टेक्नोलॉजी वो मिली। ओके। उसी समय इजराइल को भी तकनीक मिली, उसी समय ईरान को भी यही अमेरिका ने ये तकनीक दी। आज
पाकिस्तान के पास 200 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान के विरुद्ध आज तक ना अमेरिका कुछ बोला है, ना ही उनके न्यूक्लियर, हकीकत सबसे बड़ा अगर विश्व शांति को कोई खतरा है तो वो पाकिस्तान में रहे न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर आर्सेनल है, ना कि ईरान के। ईरान से बड़ा खतरा पाकिस्तान है। फिर भी आप पाकिस्तान, क्योंकि उनका बड़ा प्यारा देश है, वो अपनी ज़मीन, अपनी सॉवरेनिटी, अपनी आत्मा को बेच के अपनी ज़मीन को यूज़ करने देता है अमेरिकी सेनाओं के लिए, इंग्लैंड की सेनाओं के लिए, मतलब ये कहूँगा गोरों की सेनाओं के लिए। ओके। इसलिए उन्हें पाकिस्तान बड़ा पसंद है। उनका कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर वो है नहीं। वो उनके अधिकारियों को, जैसे कि अभी बुलाया था फील्ड मार्शल मुनीर साहब को, उनको अमेरिका में सेटल होने का, यूके में सेटल होने का चांसेस देते हैं, उनको बहुत पैसा खिलाते हैं, उनके साथ बैकडोर डील्स होती है, पर्सनल डील्स, और जिसकी वजह से अमेरिका की जो ये नीति है चलती रहती है, पॉलिसीज चलती रहती है। जबकि सबसे ज़्यादा अगर नकेल किसी भी कंट्री के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे लगाने की ज़रूरत है तो वो है पाकिस्तान। उसके खिलाफ ये लोग एक्शन कर नहीं रहे। इसलिए वन हैज़ टू कॉल द ब्लफ ऑफ इजराइल एंड यूएसए एंड द वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो, या फॉर दैट मैटर G7, जो कि एकदम एब्सेंट है। वो बोलना ही नहीं चाहते, पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेना चाहते कि इतना बड़ा खतरा विश्व शांति के लिए। करेक्ट। और टेररिज्म का जो होम है, होम ऑफ टेरर, वो कौन है? पाकिस्तान है। स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर कौन है? पाकिस्तान है। इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब किसके पास है? पाकिस्तान के पास। तो भाई साहब, उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हो? क्यों उसके जनरल को बुला बुला के बिरयानी खिला रहे हो? हो क्या रहा है? बिल्कुल। तो यही कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा कि विदेशी ताकतों को ब्लाइंडली सपोर्ट करने से ज्यादा बेटर है कि हम अपने इंटरेस्ट की बात करें। हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि वहाँ शांति हो जाए, ईरान पे आगे हमले ना हो, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, उसके ऊपर या तो विश्व कुछ करे, वरना हमें कुछ करना पड़ेगा। जय हिंद। थैंक यू मनन सर। दोस्तों, मनन सर से हमें काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है। इनकी बातों से हमें एटलीस्ट इतना तो पता चल गया है कि वर्ल्ड वॉर होना इतना आसान नहीं है, और ये वॉर कहीं ना कहीं अभी जाके कुछ दिन में रुक जाएगा। ये वॉर की वजह बहुत कुछ है जो इन्होंने अपनी बातों बातों में हमको समझा दिया है। प्लस इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि हमें किससे खतरा है और हमें किससे खतरा नहीं है, हमारी यहाँ पे क्या स्थिति रहेगी, ये जो वॉर के बाद हमारे पे क्या इम्प्लीकेशन और कॉन्सिक्वेंस आएगा, वो हमें फेस करना है। तो दोस्तों, देखते रहिए, हम आगे आपके साथ ऐसे ही वीडियो में आते रहेंगे, आपको नॉलेज देते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।